आज जो है ये हमने चैप्टर नंबर 5 जो है इसको स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 5 जो है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। आपने पहले इंटरफेरेंस स्टडी की है, लेकिन वो इंटरफेरेंस जो है वो हमने जो मैकेनिकल वेव्स थी या साउंड वेव्स थी उनके लिए स्टडी की थी। अब हमने इंटरफेरेंस जो है इसको लाइट वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए स्टडी करना है। तो इंटरफेरेंस जो है आपको पता है कि ऑब्वियसली इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस इज ए एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक एप्लीकेशन है। तो जब दो वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और स्पीड की मीट करती हैं किसी पॉइंट के ऊपर स्पेस के अंदर, तो जो इंटेंसिटी होती है रिजल्टेंट वेव की वो ग्रेटर होती है इंटेंसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव से इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो इंटेंसिटी होती है रिजल्टेंट वेव की वो लेस होती है देन द इंटेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट्स वेव्स इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो आपने चीज़ पहले स्टडी की है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, और जब वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होना उनके फेज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा, यानी कि इन फेज होगी वेव्स, तो फिर आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगा। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो फिर वेव्स की इंटेंसिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी यानी कि आउट ऑफ फेज होगी, जो आपका क्रस्ट है वो ट्रफ पे फॉल करेगा, आउट ऑफ फेज होगी, तो उसके नतीजे में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी और हमारे पास जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमाइज्ड होगा और इंटेंसिटी भी जो है हमारे पास वो मिनिमाइज्ड होगी। तो ये चीज़ें तो आपने पहले स्टडी की हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस का आपको पता है कि जब दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड, सेम स्पीड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये कंडीशंस जो है ये हमारे पास होती हैं इंटरफेरेंस की, या हम ऑलरेडी जो है इन चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा यहाँ पर अब बेसिक जो है वो ये है कि लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं ये वो सोर्सेज हैं जो एमिट करती हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज हैं? जो मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ, यानी कि ये ऐसी लाइट को एमिट करती हैं जो कोहेरेंट होती है, यानी कि उसकी जो मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि उसकी सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी और एक ही वेवलेंथ, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट वेवलेंथ्स नहीं होती। तो ऐसे जो सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो इस तरह की लाइट को एमिट करती हैं। द कोहेरेंट sources are those sources which emit monochromatic लाइट, जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करती हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ये वो लाइट है जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ होती है। द मोनोक्रोमेटिक is that light which has single frequency
एंड सिंगल वेवलेंथ, जिसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ जो है होती है, यानी कि एक ही फ्रिक्वेंसी और एक ही, यानी कि वो लाइट जो निकल रही होती है उसके अंदर तमाम वेव्स जो होती हैं वो एक ही वेवलेंथ और एक ही फ्रिक्वेंसी की होती हैं। उनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होती। तो जो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होती हैं, यानी कि सपोज करें आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, तो जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनके एटम जो हैं वो इमिट करते हैं लाइट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ की। टू इंडिपेंडेंट sources of light can never be coherent because their atoms emit light of different frequency and wavelength। तो जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी कि जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, तो मुख्तलिफ सोर्सेज के जो एटम्स हैं वो कभी भी एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट एमिट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है, आपको ये पता है कि हमने सोर्सेज ऑफ लाइट को स्टडी किया है, और सोर्सेज ऑफ लाइट को जब हमने स्टडी किया तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि एटम्स में से लाइट जो है वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ एटम की वजह से निकलती है। तो अब जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट को इमिट करने की, यानी कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है हो रही है, वो कभी भी एक जैसी या एक दूसरे से सेम नहीं हो सकती। तो लिहाजा कभी भी दो मुख्तलिफ सोर्सेज, यानी कि मुख्तलिफ मटीरियल की दो मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर मटीरियल जो है उसमें से जब लाइट निकलती है तो उसकी एक अलग फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, और वो दूसरे मटेरियल से हमेशा डिफरेंट होती है। लेकिन लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए मसला ये है कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगी तो हम लाइट की जो इंटरफेरेंस है उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए पहली कंडीशन जो है वो ये है कि सोर्सेज जो हैं उनको कोहेरेंट होना चाहिए। तो अब इस मसले को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो कोहेरेंट सोर्सेज हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंगल सोर्स को दो सोर्सेज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। टू गेट कोहेरेंट सोर्सेज we divide single source of light into two sources, यानी कि जो एक ही सोर्स ऑफ लाइट है उसको दो के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जब लाइट पास करती है किसी सिंगल सोर्स में से दो स्लिट्स के दरमियान में से, तो ये स्लिट्स जो हैं, स्लिट्स का मतलब होता है सुराख, तो ये स्लिट्स जो हैं ये बिहेव करती हैं एज अ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि एक ही सिंगल सोर्स है, मिसाल के तौर पर ये आप देखें कि ये दो स्लिट्स लगी हुई है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब इसमें से लाइट की इस स्लिट में से भी गुजरेगी, इस स्लिट में से भी गुजरेगी। ये स्लिट S1 है, ये S2 है। अब ये S1 और S2 स्लिट्स तो हैं,
ये क्या है, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। अब इनमें से लाइट गुजर के किसी पॉइंट के ऊपर जब आगे जाएगी तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो क्या करेगी, वो इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल when monochromatic light passes through two slits, these slits behave as two coherent sources of light। तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी सिंगल सोर्स है, आपने उस सिंगल सोर्स को दो सोर्सेज के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्लिट्स। अब वो दो स्लिट्स जो हैं वो दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के तौर पर एक्ट कर रही हैं, क्योंकि जो अलग अलग दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो कभी भी जो है वो कोहेरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो एमिट करेंगे। लेकिन सिंगल सोर्स जो है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर। अ सिंगल source can be divided into two coherent sources। तो इसको जो है हम दो सोर्सेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं एक सिंगल सोर्स को, और उसके लिए क्या है, आप दो स्लिट्स ले लें और वो दो स्लिट्स में से जब लाइट गुजरेगी तो वो दो स्लिट्स जो है वो अलग-अलग कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो बन जाएंगी। तो अब हमारा कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि कोहेरेंट वो सोर्स होती है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करती है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है, जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ होती है। और एक बात आप याद रखें कि कभी भी दो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं वो कोहेरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके एटम्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। लिहाजा अगर आपको कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए तो आपको एक सिंगल सोर्स को ही दो सोर्सेज के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो प्रूफ है कि लाइट जो है वो इंटरफेयर करती है, वो कहां से आया था? वो सबसे पहली दफा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको प्रूव किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी की। यंग जो है ये पहला साइंटिस्ट था जिसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है उसको डिस्क्राइब किया था। यंग was the first scientist who described जिसने डिस्क्राइब की थी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि इसके एक्सपेरिमेंट में पहली दफा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है उसको स्टडी किया गया। इसके एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, इसने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को यूज किया, दो स्लिट्स ली, कन्वर्जिंग लेंस लिया और स्क्रीन ली। ठीक है, यानी कि इसके एक्सपेरिमेंट्स के पार्ट्स जो हैं, द पार्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट
are number 1 coherent source, number 2 slits, number 3 converging or convex लेंस, और नंबर 4 के ऊपर स्क्रीन। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था यंग का, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव करने के लिए कि लाइट की वेव्स जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, इस ये पहला था जिसने लाइट की इंटरफेरेंस को डिस्क्राइब किया था। तो इसने ये वाला सेटअप लिया था। इसमें क्या लिया था, इसने एक कोहेरेंट सोर्स ली थी, 2 स्लिट्स ली, कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस का मतलब यह है कि लेंस का काम, कन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट की रेज को किसी पॉइंट के ऊपर फोकस करना, तो उसके लिए इसने कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस को यूज किया। और एक स्क्रीन ली, जिस स्क्रीन के ऊपर इसने लाइट की इंटरफेरेंस के इफेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी किया। तो जो लाइट है वो सोर्स से फॉल करती है स्लिट्स के ऊपर, द लाइट फ्रॉम सोर्स फॉल्स ऑन द स्लिट्स। जो लाइट है सोर्स है वो स्लिट के ऊपर फॉल करती है और डायफ्रैक्ट करती है, एंड डायफ्रैक्ट थ्रू स्लिट्स, और स्लिट्स से डायफ्रैक्ट करती है। अब डायफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि स्लिट पर जब पड़ती है तो किसी एंगल पे बेंड हो जाती है। अभी मैं डायफ्रैक्शन की इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डायफ्रैक्शन को मैं पढ़ाऊंगा आगे अलग चैप्टर के अंदर, लेकिन आप यहाँ पर ये याद रखें कि डायफ्रैक्शन क्या है कि लाइट जब स्लिट्स के ऊपर पड़ती है तो स्लिट्स पर पड़ने के बाद वो बेंड होती है। तो जो कन्वर्जिंग लेंस है वो फोकस करता है इन रेस को स्क्रीन के ऊपर। द कन्वेक्स लेंस फोकस these rays on the screen, वो इन रेस को स्क्रीन के ऊपर फोकस करता है। तो स्क्रीन के ऊपर हमें डार्क और ब्राइट स्पॉट्स मिलते हैं, यानी कि जब स्क्रीन पे करता है फोकस तो एट स्क्रीन वी गेट डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स। तो स्क्रीन के ऊपर हमें डार्क और ब्राइट स्पॉट्स जो है वो मिलते हैं। ये डार्क और ब्राइट स्पॉट्स जो हैं इनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। दीज डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स आर नोन एज इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो अब जब लाइट पास करती है स्लिट से पास करने के बाद स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है, कन्वर्जिंग लेंस को स्क्रीन के ऊपर फॉल करता है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डार्क और ब्राइट स्पॉट्स। डार्क का मतलब है कि जो ब्लैक होंगे और ब्राइट जो चमक रहे होंगे। तो डार्क का स्पॉट्स का मतलब यह है कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और रिजल्टेड एम्पलीट्यूड जो लाइट वेव्स का है वो मिनिमाइज्ड है। लेकिन जहां पर ब्राइट स्पॉट्स मिल रहे हैं वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ज्यादा है और वो आपको ब्राइट जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये जो स्पॉट्स होते हैं हम इनको कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें ब्राइट स्पॉट्स मिलते हैं या ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस we get
bright spots and due to destructive interference we get dark spots या fringes. स्क्रीन के ऊपर हमें ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ये चीज़ें मिलती हैं। अब हमने इसकी, ये तो कुछ थ्योरी होगी इसकी, अब हमने इसकी कैलकुलेशन करके देखनी है, यानी कि यहाँ पर हमने कंडीशंस जो हैं वो कैलकुलेट करके देखनी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो मैं ये कुछ फिगर्स यहाँ पर ड्रा करूँगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, और उन फिगर्स की मदद से फिर हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे इंटरफेरेंस की कंडीशंस में। तो पहले नंबर पे आप देखें कि ये सोर्स है लाइट की, ये फिगर ए है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। इस लाइट के आगे ये हमारे पास स्लिट्स पड़ी हुई हैं जो कि S1 और S2 स्लिट है। इनके दरमियानी डिस्टेंस इन स्लिट्स का D है, ठीक है, और इनके आगे यहां पर एक ये कन्वर्जिंग लेंस पड़ा हुआ है और इस कन्वर्जिंग लेंस के आगे एक स्क्रीन जो है वो पड़ी हुई है। अब यहां से लाइट की रेज जो है वो निकलेंगी, ठीक है, और ये लाइट की वेव्स निकल के इन दोनों स्लिट्स की मदद से जो है वो पास करेंगी। ये तो सेंटर हो गया इसका लेंस का, लेंस में के सेंटर में से तो आपको पता है कि सीधी गुजर जाती है। एक रे जो है वो इधर से जाएगी ऐसे, और एक रे जो है वो इधर से जाएगी यहां तक, ठीक है, एक नीचे से और एक ऊपर वाली स्लिट से। तो इधर से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इन वेव्स के दरमियान में ये, तो ये एंगल यहां से थीटा एंगल जो है वो बन रहा है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान में वो डी आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है जी। और इधर से भी ये कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है, और ये इसका सेंटर है, और ये कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर दो रेज आके मिल रही हैं, और इनके दरमियान में डिस्टेंस वाई है। यह आपके पास फिगर ए जो है वो आ गई। अब मैं इस फिगर में से आप, हमें ये तो पता है कि ऑब्वियसली यहां पर कन्वर्जिंग लेंस तो हमने रखना है पॉइंट पी के ऊपर लाइट की रेज को फोकस करने के लिए। तो अब मैं एक और फिगर जो है उसको बनाता हूं। देखिए ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट की रेज जो है वो निकल रही है, ये सोर्स है, ठीक है। इसके आगे ये उसी तरह ये स्लिट्स पड़ी हुई हैं, और ये सेंटर है, यहां से जो सेंटर ऑफ लेंस से गुजरेगी, ठीक है। ये सामने स्क्रीन पड़ी हुई है, आप इस स्क्रीन को आप कह सकते हैं एस स्क्रीन। ये एस स्क्रीन जो है ये आपके सामने पड़ी हुई है, और यहां से एक रे जाती है, पहले इधर टकराती है, ये स्लिट S1 से डायफ्रैक्ट होके S1 से, और दूसरी इधर से S2 से डायफ्रैक्ट होती है। तो इन स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो D आपको जैसे पता है, और स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D है, ये कैपिटल D जो है वो डिस्टेंस है। तो आप इसको कह दें कि ये रे R1 है और ये रे R2 है। ये दो रेज हैं जो किसी पॉइंट
पी के ऊपर मिल रही हैं और ये सेंट्रल पॉइंट ओ है, पी और ओ के दरमियान में डिस्टेंस वाई है। ठीक है जी, ये एक दूसरी फिगर होगी। अब हम बनाएंगे तीसरी फिगर, जिस फिगर से हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, यहां से आप जो है इसको मिला दें बेशक, यहां से आप, तो ये आप परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा करेंगे। ये S1 है, ये S2 है, और ये परपेंडिकुलर का ये पॉइंट ए ले लें और ये बी ले लें। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना है, S2B। S2B जो है ये आपके पास पाथ डिफरेंस है दो रेज R1 और R2 के दरमियान। अब मैं तीसरी फिगर जो है वो ड्रा करूंगा और उस तीसरी फिगर से फिर हम जो है वो कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि यंग ने कैलकुलेशन की थी। अब आप देखें कि हमारे पास जो है एक ये स्लिट है, एक ये स्लिट है और एक ये स्लिट है। ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2 और इनके दरमियान में डिस्टेंस D है। ठीक है, सामने यहाँ पे स्क्रीन पड़ी हुई है, ये सेंटर है लेंस का, यहाँ से जाके ये O पे टकराएगी, ये पॉइंट P है। एक रे जो है वो इधर से आएगी, इस पॉइंट P से टकराएगी, और एक रे जो है वो इधर से आके टकराएगी इस पॉइंट P के साथ। ठीक है, और एक बल्कि इसको ऊपर वाले हिस्से से हम कर लेते हैं, इधर से आएगी और टकराएगी, और एक सेंटर से रे जो है, ये एक सेंटर से रे इधर जाएगी। ये तो ये रे जो सेंटर से जा रही है ये R है, ये R1 है, ये R2 है। इनके दरमियान स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैपिटल D है, ये स्क्रीन S है हमारे पास। और जो यहां से हमारे पास एंगल बन रहा है, ठीक है, जो ये वाली आपकी बना रही है वो थीटा एंगल बना रही है, और इधर इनके दरमियान में डिस्टेंस P और O के दरमियान में Y डिस्टेंस है। अब आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर क्या वो ड्रा करें। अगर मैं इनको यूं मिला दूं तो ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया R1 से R2 के ऊपर। ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया कि इन दोनों के दरमियान में कितना पाथ डिफरेंस है, तो मैं इसको B कह देता हूं। तो ये पाथ डिफरेंस कितना हमारे पास, ये S2B है। इन दोनों स्लिट्स की विड्थ जो है, ये जो छोटी विड्थ होती है ये वाली, कि जो इनकी चौड़ाई है वो A है। ठीक है, विड्थ ऑफ स्लिट्स जो है वो A है। तो A क्या है, छोटा है, विड्थ चौड़ाई, विड्थ ऑफ स्लिट्स। ठीक है, उसके बाद D जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स, दो स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस। उसके बाद तीसरे नंबर पे D कैपिटल, ये डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस है। उसके बाद Y जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट P, या आप इसको ये भी कह लें, किसको कह लें पॉइंट P और इसको कह लें पॉइंट P1। तो Y क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड P1। P1 वो पॉइंट है जिसके ऊपर दो रेज आकर मिल रही हैं, R1 और R2। तो जो रेज हमारे पास रीच कर रही हैं एट पॉइंट P के ऊपर वो इन फेज हैं। तो अगर वो इन फेज हैं तो इसके नतीजे में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो मिलेगी। तो एट पॉइंट P1 अगर हमें मिनिमम मिले
यानी कि अगर पॉइंट P1 के ऊपर हमें मैक्सिमम मिले तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और अगर मिनिमम मिले तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अब हमने क्या किया कि ये ड्रा किया है हमने S1B परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया है R2 के ऊपर, ठीक है। और ये हमने क्यों ड्रा किया है, ताकि हम इन दो रेज R1 और R2 के दरमियान में पाथ डिफरेंस जो है उसको फाइंड कर सकें। तो साइन ऑफ थीटा अगर हम देखें, अब ये एंगल ऑब्वियसली थीटा बन रहा है, यही एंगल फेज को R1 और R2 के दरमियान में फेज डिफरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, S2B, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर S2B डिवाइडेड बाई D हाइपोटेन्यूज, ये D जो है इसका ये हाइपोटेन्यूज है। तो S2B हमारे पास आ जाएगा D साइन ऑफ थीटा। तो ये जो S2B है ये पाथ डिफरेंस है R1 और R2 के दरमियान। क्या है S2B, पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। ये हमारे पास R1 और R2 के दरमियान में पाथ डिफरेंस है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग जो है ना ये खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आर्टिकल खत्म नहीं होगा, तो मैं दोबारा जो है वो ऑनलाइन हो जाऊंगा, ठीक है। उसकी वजह से ये आर्टिकल जरा थोड़ा सा लंबा है। तो अब ये जो S2B है, अगर हमारे पास पार्ट डिफरेंस S2B जो है वो इस तरह वेरी करे कि S2B लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा एंड सो ऑन, इस तरह करके पार्ट डिफरेंस जो है वो वेरी करे, तो फिर हम कहेंगे कि डी साइन ऑफ थीटा जो है, जो डी साइन ऑफ थीटा ये एम डी साइन ऑफ थीटा जो है ये बराबर है एम लैम्डा के। एम इसमें ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कितना है, एम को आप यहां पर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसी तरह आपसे आपको मिलेगा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड 5 लैम्डा। अगर एम हमारे पास 0 हो, ठीक है, एट एम इज इक्वल टू 0, यानी कि सेंट्रल स्पॉट, तो इस सेंट्रल स्पॉट के ऊपर M0 जो ये सेंट्रल स्पॉट को रिप्रेजेंट करता है, और सेंट्रल स्पॉट के ऊपर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। एट M0 वी विल गेट ए ब्राइट फ्रिंज। सारी बात है, जो लेंस के सेंटर में से गुजरेगी जितनी भी रेज वो सारी इन फेज होंगी, ठीक है। तो M0 सेंट्रल स्पॉट को, तो वो सारी चूंकि इन फेज होगी, तो इस वजह से उनके इन फेज होने की वजह से हमें ब्राइट स्पॉट जो है वो मिलेगा। अब आप देखें कि अगर हम यहां से इसी फिगर के अंदर, ये जो फिगर है यहां पे ये एंगल जो इधर से बन रहा है ये वाला, ये थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर यहां से tan ऑफ थीटा आप कैलकुलेट करें, तो tan ऑफ थीटा y ओवर डी, y परपेंडिकुलर और d जो है इसकी बेस, तो ये आएगा y ओवर d, ये tan थीटा आ जाएगा। तो अगर यहां पर हम, क्योंकि ये एंगल बहुत बड़ा नहीं है, तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा दें, तो साइन ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ थीटा y ओवर डी के बराबर आ जाएगा। और यहां पर जो हमारे पास
डी टैन ऑफ थीटा, ठीक है, यानी कि वो साइन ऑफ थीटा जो है उसके बराबर हो गया, तो डी टैन ऑफ थीटा जो है दैट इज इक्वल टू वाई ओवर डी। यहां पर भी ये डी साइन ऑफ थीटा, बल्कि इस स्टेप को आप रहने दें, ये करें डी टैन ऑफ थीटा जो है वो वाई ओवर डी के, क्योंकि डी साइन ऑफ थीटा जो है वो एम लैम्डा के बराबर है, और डी टैन ऑफ थीटा भी एम लैम्डा के बराबर है। और टैन ऑफ थीटा वाई ओवर डी के बराबर है, ठीक है। तो अब टैन ऑफ थीटा की ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें, तो ये क्या आएगा, डी वाई ओवर डी इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो यहां से आप वैल्यू जो है वो कैलकुलेट अगर करें वाई की वैल्यू, तो एम लैम्डा डी ओवर डी, ये वैल्यू वाई की आपके पास आ जाएगी, एम लैम्डा डी ओवर डी। और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वाई एम जो है वाई एम इज इक्वल टू एम लैम्डा डी ओवर डी के बराबर आ गया। तो अगर हम अब ये एक जो है हमारे पास पार्ट बन रहा है, अब इसे नेक्स्ट पार्ट में लूं तो वो आ जाएगा वाई एम प्लस वन, तो एम प्लस वन लैम्डा डी ओवर डी, उसके अगले पॉइंट पे जो फ्रिंज हमारे पास बन रही है। तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है, यानी कि दो फ्रिंजेस के दरमियान में जो स्पेस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम। तो डेल्टा वाई वाई एम प्लस वन लैम्डा डी ओवर डी माइनस एम लैम्डा डी ओवर डी, ये डेल्टा वाई जो है इसके बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें कि इसको ओपन कर लें, तो डेल्टा वाई एम लैम्डा डी ओवर डी प्लस लैम्डा डी ओवर डी माइनस एम लैम्डा डी ओवर डी, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए, तो डेल्टा वाई लैम्डा डी ओवर डी। तो ये दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो निकल आया है, ठीक है, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि दो ब्राइट फ्रिंजेस। ये पहला केस हो गया। और आप देख सकते हैं यहां पर कि ये फ्रिंज स्पेसिंग, जो फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग है वो वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, उसी लिंक को दोबारा क्लिक करें तो मीटिंग जो है वो दोबारा आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये
हमारे पास जो है अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो निकल आई है। नाउ वी विल कैलकुलेट द फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी उसी तरह पार्ट डिफरेंस जो है वो S2B हमारे पास डी साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा, लेकिन यहां पर S2B जो पार्ट डिफरेंस है ये वेरी करेगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 और 5 लैम्डा बाई 2 से। तो इसका मतलब है कि डी साइन ऑफ थीटा हमारे पास लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, और ये डी साइन ऑफ थीटा हमारे पास m प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर होगा। तो उसी तरह स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन साइन ऑफ थीटा बराबर है tan ऑफ थीटा के, तो d tan ऑफ थीटा हमारे पास m प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये d tan ऑफ थीटा के अंदर tan ऑफ थीटा की वैल्यू रख दें तो d लैम्डा d ओवर d तो यहां पर जो है ये जब हम वैल्यू रखेंगे डी tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास y ओवर d इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी dy ओवर d m प्लस 1/2 लैम्डा। अब आप यहां से जो है वो वैल्यू निकालें y की, तो y की वैल्यू जो है m प्लस 1/2 लैम्डा डी ओवर डी के बराबर आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास वाई एम आ गया। तो इससे अगला वाई एम प्लस 1, एम प्लस 1 इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 3/2 लैम्डा डी ओवर टी। अब इसके दरमियान भी आपने फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो फाइंड करनी है। तो फ्रिंज स्पेसिंग को फाइंड करने के लिए आप ले वाई एम प्लस 1 माइनस वाई एम इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई आपके पास m प्लस 3/2 लैम्डा डी ओवर डी माइनस m प्लस 1/2 लैम्डा डी ओवर डी, ये आ जाएगा। तो डेल्टा वाई m लैम्डा डी ओवर डी प्लस 3/2 लैम्डा डी ओवर डी माइनस m लैम्डा डी ओवर डी और माइनस लैम्डा डी ओवर 2d, ये कट जाएगा और 3/2 में से 1/2 जाएगा तो पीछे लैम्डा डी ओवर डी ही बच जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो निकल आएगी इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप दोनों केसेस के अंदर ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों केसेस में कि हमने जो हासिल की है विड्थ फ्रिंजेस की
वो क्या आई है, वो डेल्टा वाई लैम्डा डी ओवर डी के बराबर है। और दोनों केसेस के अंदर जो है, जो हम लाइट की वेव लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां से आप लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, फ्रिंज स्पेसिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और स्क्रीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस इक्वेशन से ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देखें कि जो डेल्टा वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, और डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के। यानी कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है, दो फ्रिंजेस जो हैं, यानी कि दो डार्क या दो ब्राइट फ्रिंजेस, उनके दरमियान में जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप रेड कलर की लाइट को यूज करें, तो जब रेड कलर की लाइट यूज करेंगे तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको उनके दरमियान में फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा नजर आएगी। अगर आप डिस्टेंस जो है स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान इंक्रीज कर दें तो तब भी आपकी फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी। अगर डिस्टेंस जो है वो स्लिट्स के दरमियान में कम कर दें तो फिर फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा कर दें तो फिर फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की मदद से, ये जो एक्सपेरिमेंट था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें पहली चीज तो ये है कि यंग ने ये प्रूव किया था कि लाइट जो है वो इंटरफेयर करती है। आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि इसमें हमने जो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस की हैं उनको यूज किया है, और उन इंटरफेरेंस की कंडीशंस को यूज करते हुए हमने जो है ये फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला निकाला है। इसका मतलब है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये डिस्क्राइब करता है कि लाइट जो है वो इंटरफेयर करती है, लाइट की वेव जो है वो इंटरफेयर करती हैं। ये लाइट की वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, और जब भी आपने किसी चीज को ये प्रूव करना हो कि वो वेव है, तो हम कहते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो किसी भी चीज को वेव प्रूव करने के लिए उसको इंटरफेयर भी करना होता है, उसे डायफ्रैक्ट भी करना होता है, उसे रेयरफ्रैक्ट भी करना होता है, उसे रिफ्लेक्ट भी होना होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वेव्स की हैं। तो हमने इंटरफेरेंस जो है वो वन ऑफ देम इज द प्रॉपर्टी, तो वो हमने यहाँ पर प्रूव करके उसको देख लिया। ठीक है, अब मैं इसको लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करूँगा। कल फिर जो है वो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है, फेजर मेथड से और एनालिटिकल मेथड से, उसको करूँगा। अभी मैं लेक्चर यहाँ पर